गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपका जो विधि चल रही थी वो चल रही थी समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के अंदर मैंने आपको बताया था एक तरह से कि जो समस्या समाधान विधि होती है वो बेसिकली ये होती है कि बच्चों के अंदर एक तरह से तर्क एवं निर्णय शक्ति लेने का विकास को बढ़ाना, मतलब विकास विकसित करना एक तरह से, है ना। और ये था कि समस्या समाधान विधि में छात्र जो अध्यापक होते हैं, अध्यापक को क्रमबद्ध रूप से क्या करते हैं, समस्या को क्रियात्मक समस्या उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है समाधान के लिए, और अध्यापक द्वारा भी बच्चों को क्या दी जाती है, एक समस्या दी जाती है, और उस दोनों मिलकर उस समस्या पर समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समस्या समाधान विधि के जो सोपान है कि इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, तो इसके सोपान निम्नलिखित है। पहला इसमें ये किया जाता है समस्या निर्धारण, निर्माण एवं चुनाव। समस्या निर्माण एवं चुनाव। पहली जो विधि होती है वो सोपान होता है, वो ये होता है समस्या का चुनाव। कि इस विधि के अनुसार सबसे पहले कार्य ये किया जाता है कि समस्या का चुनाव किया जाता है, समस्या का चयन किया जाता है। अध्यापक द्वारा समस्या का चयन किया जाता है और छात्रों द्वारा भी क्या किया जाता है, समस्या का चयन किया जाता है। और अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर भी समस्या का चयन करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अध्यापक एक ऐसी समस्या प्रस्तुत करता है छात्रों के सामने, जो छात्र उसके समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, अध्ययन और खोज करते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक को क्या देता है, क्रियात्मक समस्या प्रस्तुत करता है, किसके लिए, समाधान के लिए। और तीसरी बात ये होती है कि छात्र और अध्यापक दोनों मिलकर एक समस्या का चयन करते हैं और दोनों मिलकर एक चीज को क्या करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं, उसके समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, किसी समस्या को प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है कि समस्या का जो निर्माण हम करते हैं वो ये ध्यान में रखकर करते हैं कि जो समस्या होती है वो छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि समस्या अगर लॉन्ग टर्म की होगी तो बच्चे उसमें रुचि नहीं दिखाएंगे, और यदि समस्या उनकी क्या होगी, उनकी समस्या अगर दैनिक जीवन से संबंधित होगी तो वो समस्या में क्या करेंगे, रुचि दिखाएंगे। रुचि दिखाने, अगर वो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, उस चीज को महत्वपूर्ण मानेंगे और उन्हें लगेगा कि ये आवश्यक है इसका समाधान करने की, तो वो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे उसके समाधान के लिए, और अध्यापकों को भी पूरा सहयोग करेंगे समस्या को सुलझाने के लिए। तो पहली बात ये होती है कि जब हम समस्या का चयन करते हैं तो बच्चों से दैनिक जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि समस्या समाधान के निर्धारण के समय छात्रों को, हमारा ये उद्देश्य होता है कि छात्र को पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, मतलब पूर्व ज्ञान को निर्धारित कर लेना चाहिए कि हम जो समस्या बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली ये होता है कि समस्या ये नहीं होती कोई भी हम निकाल ले। समस्या ये होती है कि हम बच्चों के उद्देश्य, बच्चों की तर्क शक्ति के विकास के लिए हम ऐसी कौन सी समस्या उन्हें दें। मतलब ये माना जाता है कि अभ्यासी कार्य है, सिद्धांतिक कार्य माना जाता है कि हम किस प्रकार के उन्हें क्रिया दे, कि वो एक्टिविटी दे या कुछ इस तरह का समस्या दे जो बच्चे उस चीज को करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, रुचि दिखाए। तो उससे पहले, समस्या के चयन करने से पहले उसके पूर्व ज्ञान का निर्धारण कर लेना चाहिए। फिर दूसरी बात इसके अंदर आती है समस्या का विश्लेषण। समस्या का चयन करने के बाद उसका विश्लेषण भली भांति कर दिया जाता है, और समस्या का जब विश्लेषण किया जाता है तो अध्यापक और छात्र दोनों के द्वारा किया जाता है। समस्या का विश्लेषण इन द सेंस है कि एक हम क्या करते हैं, इसे एक परिकल्पना के साथ मतलब विचार विमर्श करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, उसका एक तरह से समस्या का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। मतलब समस्या को, जैसे विश्लेषण और संश्लेषण होता है, तो जिस प्रकार हम संश्लेषण करते हैं, विश्लेषण में क्या करते हैं, हम उसी प्रकार क्या कर देते हैं, उस पूरी समस्या को एक तरह निकाल के उसको वापस से क्या कर देते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं, टुकड़े कर देते हैं उस समस्या के, कि बेसिकली हमारी समस्या किस किस माध्यम से, किस किस को आधार बनाते हुए है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, समस्या का विश्लेषण करते हैं। और ये जो होता है वो किस पे करता है, वाद विवाद और विचार विमर्श के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से हम समस्या का विश्लेषण करते हैं। फिर तीसरी बात इसके अंदर आती है तथ्य संग्रह।
समस्या से रिलेटेड हमारे पास जितने भी फैक्ट्स होते हैं उसको हम कलेक्शन करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो हमारे पास समस्या होती है बेसिकली उसके द्वारा उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन क्या करनी होती है, गेन करनी होती है। तो क्या करते हैं इसके अंदर करते हैं कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संकलन किया जाता है। छात्र समस्याओं के समाधान से संबंधित परिकल्पनाओं का चयन एवं पूर्ण निर्धारण करते हैं। इसके पश्चात तथ्यों के संकलन करने में अध्यापक छात्रों की सहायता एवं मार्गदर्शन करता है। और उन्हें समय समय पर प्रेरणा देता है। मतलब तथ्य संग्रह में क्या करता है, सबसे पहले छात्र समस्या को समाधान से संबंधित हाइपोथेसिस एक परिकल्पना का निर्माण करता है, और परिकल्पना के माध्यम से परिकल्पना का जब चयन किया जाता है तो उसके माध्यम से पूर्ण निर्धारण करते हैं कि किस तरह समस्या को हम क्या कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। और उसके बाद तथ्यों के संकलन करने में अध्यापक छात्रों की सहायता प्राप्त करता है, और एक तरह से सहायता उसे देता है और मार्गदर्शन करता है, और उन्हें समय समय पर प्रेरणा प्रदान करता है जो उससे रिलेटेड समस्या होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तथ्य का संग्रह किया जाता है। अब संग्रह करने के लिए कलेक्शन करते हैं, तो कलेक्शन हम जैसे हमें पता है कि कोई बालक है, उसकी समस्या है कि वो क्या करता है, वो पढ़ता नहीं है प्रॉपर वे में, ठीक है, या फिर अंग्रेजी उसकी वीक है, तो सबसे पहले उसका हम संग्रह करेंगे, एक तरह से कलेक्शन करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हम एक हाइपोथेसिस दिमाग के अंदर कि हो सकता है उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आए, हो सकता है उसको बैकग्राउंड नहीं मिले, हो सकता है उसको पढ़ना आता है लेकिन बोलना नहीं आता। तो इस तरह हमने हाइपोथेसिस परिकल्पना का निर्माण कर दिया। अब परिकल्पना का जब हमने निर्माण किया, उसका चयन किया, तो हमने उस बात पे एक तरह से हम उसके माध्यम से पूरी समस्या पर निर्धारित कर सकते हैं, और उसके बिहाफ पे जो क्या होता है, उसके बिहाफ पे क्या होता है, जो अध्यापक होता है वो बच्चों को मार्गदर्शन देता है, वो ये हाइपोथेसिस दिमाग में रख देता है, और फिर उसके माध्यम से कि देखो इंग्लिश नॉट अ टफ लैंग्वेज, इस तरह हम उसे बच्चे को पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसे प्रेरणा प्रदान करते हैं, और उस समाधान के लिए उसकी सहायता करते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट वीक नहीं है, इसे किस तरह पढ़ा जाता है। तो हम उससे क्या करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, उसे क्या करते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक हाइपोथेसिस का निर्माण कर देते हैं। तो यही क्या है, तथ्य संग्रह। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है फोर्थ आता है निष्कर्ष निर्धारण। निष्कर्ष निर्धारण तथ्यों का संग्रह करने के बाद
अध्यापक क्या करता है, मूल्यांकन करता है बच्चों का। छात्र क्या करते हैं, समस्या को के समाधान को प्रस्तुत करते हैं। जब वो उस समाधान को प्रस्तुत करते हैं तो छात्र अध्यापक द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। तो बेसिकली ये उद्देश्य इसका बेसिकली ये है निष्कर्ष निर्धारण का कि बच्चों ने कहाँ तक उस उद्देश्यों की पूर्ति करी है और अगर उद्देश्यों की पूर्ति करी तो उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर निष्कर्षों की जांच। निष्कर्षों की जांच में होता है, निष्कर्षों की जांच अध्यापक द्वारा समय समय पर परख के माध्यम से की जाती है और जांच की जाती है और इस निष्कर्ष समान परिस्थितियों में लागू करके भी किया जाता है। मतलब इसमें यह है कि इस सोपान के अंतर्गत प्राप्त निष्कर्षों की परख अध्यापक द्वारा समय पर की जाती है और उनकी सत्यता की जांच की जाती है। अब ये जो जांच होती है वो विपरीत परिस्थितियों में लागू करके किया जाता है कि बच्चों के सामने ऐसी ऐसी चीजें ऐसी क्रिएट करो परिस्थिति कि उसके अंदर वो बच्चे उस समस्या को हैंडल कर पा रहे नहीं पा रहे, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, निष्कर्षों की परख अध्यापक द्वारा समय पर कर दी जाती है और उसकी जांच कर दी जाती है। विपरीत परिस्थितियों में वो विधि लागू की जाती है। ये क्या थे, समस्या समाधान विधि के सोपान थे। अब आपका गृह कार्य है समस्या समाधान विधि के सोपानों को बताइए। समस्या समाधान विधि के सोपानों को बताइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।